जय हिंद साथियों, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल कोच। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विगत कुछ दिनों से वीडियोस प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, जिसका कारण रहा स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कुछ वीडियोस नहीं बन पा रही थी। और अब सब मामला एकदम सही हो चुका है, तो आगे हम चर्चा करेंगे। आइए आज इतिहास की वीडियोस में चर्चा करेंगे। पहले इससे पहले कल की वीडियोस कंप्यूटर की अपलोड की जा चुकी है, तो लगभग लगभग वीडियोस आपको पर डे प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन कभी किसी कारणवश अगर कोई समस्या, टेक्निकल प्रॉब्लम अथवा स्वास्थ्य समस्याओं के कारण ही ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो आप सभी लोग वीडियोस लगातार देख रहे हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो देख सकते हैं। आज हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का जो स्रोत हैं, उनको जानने के स्रोत हैं, हमने देख लिया था। धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ तथा और भी जो स्रोत हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत की बात की जाए तो हमने इससे पहले धार्मिक ग्रंथों के बारे में जान लिया। ऋग्वेद जैसे कि वेद के बारे में जाना, पुराण, महाभारत, वेदांग, आरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, इन सभी के बारे में जाना। और ऐतिहासिक ग्रंथों में जैसे चचनामा, गार्गी संहिता, अष्टध्यायी या अर्थशास्त्र, इन सभी के बारे में जान लिया। जिन लोगों ने इन सभी की वीडियोस नहीं देखी हो, इससे पहले की वीडियोस देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में कि इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, तो जो विदेशी भारत में आते हैं तो उनसे क्या जानकारियां मिलती हैं, वो क्या लिखते हैं भारत के बारे में। तो हम आज जानेंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण जानेंगे कि वो भारत के बारे में क्या लिखते हैं और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी या क्या क्या उस बारे में बताया। विदेशी यात्रियों के विवरण में अगर हम देखेंगे तो 3 विदेशी यात्रियों का विवरण देखेंगे, जैसे कि यूनान रोमन लेखक हो गए, चीनी लेखक हो गए और अरबी लेखक हो गए। तो इसमें से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन चीनी लेखक है या अरबी लेखक है या यूनानी लेखक है। इस तरीके से देख करके 3 इधर के या 1 उधर का करके क्वेश्चन आपको आ सकता है, वो भी आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी को किए हुए हम आगे आज चर्चा करते हैं। किस पे देखेंगे हम, क्या देखेंगे आज? विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? यूनानी रोमन लेखकों की बात करेंगे, जिसमें से हम कौन मुख्य लेखक हैं, जैसे हेरोडोटस, डाइमेकस, डायोनिसियस, इन सभी के बारे में जानेंगे कि इन सभी ने अपने क्या विचार व्यक्त किए और अपनी पुस्तकों में जो लिखा वो क्या बताया है उसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक, अगर बात की जाए यूनानी रोमन लेखक में, तो यूनानी रोमन लेखक में कुछ प्रमुख लेखक हैं, जैसे हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डायोनिसियस, डाइमेकस, ये हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस, हेरोडोटस की बात की जाए तो यह पहला व्यक्ति, इसने हेरोडोटस ने पहली बार घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया। क्या बताया? घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण कह सकते हैं। तो जब बात की जाए घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किया जाता है, इसी घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इतिहास। घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को हम क्या कहते हैं? इतिहास। इस कारण हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इतिहास का पिता। इसे क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। तो इसमें ध्यान रखेंगे, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन में आपका क्या आएगा? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक किताब लिखी। इस किताब का नाम क्या था? किताब, इसकी पुस्तक थी, पुस्तक कौन सी थी? हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में भारत और फारस के संबंध का विवरण दिया। किसका संबंध का विवरण मिलता है? भारत और फारस संबंध का विवरण इसमें मिलता है। तो इसमें से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि इसने पहली बार घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया, और घटनाओं का जो क्रमबद्ध विवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। और इसने एक पुस्तक लिखी, इस किताब का नाम क्या था, इस पुस्तक का नाम, इस किताब का नाम था हिस्टोरिका, जिसमें पॉइंट ध्यान रखेंगे भारत एवं भारत संबंध का विवरण मिलता है। क्वेश्चन में आता है कि अगर सीधा पूछा जाए कि भारत एवं भारत से संबंध विवरण किस पुस्तक में है, तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक में है, ये ध्यान रखेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। यूनानी रोमन लेखक में हमारा सेकंड मेगास्थनीज कौन सा हो जाएगा, मेगास्थनीज। तो बात की जाए मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज ये जो था, जब भारत आया तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब अगर यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, या कोई भी देश का कोई राजदूत है और किसी अन्य देश में अगर जाता है, तो जानकारियों के लिए जाता है वहां पर, तो ये अगर राजदूत है तो किसी के दरबार में आएगा, किसी राजा के दरबार में आएगा, या कोई भी जाता है तो किसी राजा के दरबार, राजदूत का काम होता है कहीं जाएगा तो कहीं रुकेगा, राजा के दरबार में जाएगा, क्योंकि वहां से जानकारियां आदान प्रदान करेगा। तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, तो किसी ना किसी के दरबार में आएगा। तो किसके दरबार में आता है, यह चंद्रगुप्त, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, दरबार में आया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। तो अगर यह किसके देखेंगे कि किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तो ये मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। इस पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी। और इसमें इसने क्या बताया, क्योंकि यहां हम देखते हैं कि किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तो चंद्रगुप्त मौर्यकालीन कह सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्यकालीन व्यवस्था का वर्णन किया, व्यवस्था का वर्णन किया। तो इसमें जो पुस्तक है, ये इंडिका पुस्तक में जो राजदूत आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था मेगास्थनीज, वो उस पुस्तक में क्या लिखा है, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक वहां की जो व्यवस्थाएं रहीं, उन व्यवस्थाओं के बारे में विवरण दिया है। तो लॉजिक लगा सकते हैं हम कि इस पुस्तक में क्या लिखा होगा विशेष करके। तो जिसके दरबार में आया है, जिसके शासनकाल में आया है, उसकी ही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति रही है, उनके बारे में ये लिखेगा। तो इससे लॉजिक लगाकर हम बता सकते हैं। इसको चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए अगले लेखक देखते हैं। जो अगले लेखक आए हैं भारत में, एक हमारा लेखक रहेगा डाइमेकस। इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछेगा या पूछे जाने की संभावना बनी हुई है, उन्हीं पर डिस्कस किया जाएगा। डाइमेकस की बात की जाए तो इसमें से आप 2 पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। एक तो ध्यान रख सकते हैं कि यह जो डाइमेकस था, यह सीरियन नरेश, यह डाइमेकस जो था, यह सीरियन नरेश, सीरियन नरेश अंत्योकस, सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था, यह जो डाइमेकस था, यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। और यह किसके दरबार में आया, तो दरबार की बात की जाए तो यह बिंदुसार के दरबार में आया, बिंदुसार के दरबार में आया। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है
एक तरफ दे दिया जाएगा जो भी लेखक आए हैं और दूसरी तरफ दे दिया जाएगा किसके दरबार में आया। तो आपसे कहा जाएगा कि मैच करिए। तो पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डायमेकस किसके दरबार में आया, तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ये पॉइंट इसमें से ध्यान रखेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं हम अगला जो राजदूत लेखक है वो कौन है। डायोनीसियस। डायोनीसियस। अगर बात की जाए डायोनीसियस की, तो यह मिस्र नरेश टालमी कह सकते हैं, मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। अब यह राजदूत है तो किसी न किसी के दरबार में आएगा, किसी न किसी राजा के शासनकाल किसी दरबार में आएगा। क्योंकि राजदूत आएगा तो किसी दरबार में आएगा, वो सूचनाओं के लिए आएगा, जानकारी के लिए आएगा, तो ये किसी के दरबार में आया। तो ध्यान रखेंगे यह अशोक के दरबार में आया था। यह अशोक के दरबार में आया। इसमें से याद रखेंगे यह इंपॉर्टेंट जो रहेगा कि किसके दरबार में आया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच करने के लिए, जैसे बताया। और मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का ये राजदूत था। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे। आइए अब आगे बात करते हैं चीनी लेखकों के बारे में। हमने यूनान रोमन लेखकों के बारे में बात कर ली है, अब आइए बात करते हैं चीनी लेखकों के बारे में। देखते हैं कि चीनी लेखक कौन से हैं। तो किसकी बात करेंगे? चीनी लेखक। चीनी लेखकों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाहियान की। फाहियान की बात की जाए तो यह चीनी यात्री था, कह सकते हैं। यह क्या था? चीनी यात्री था। और यह चीनी यात्री था किसके शासनकाल में आया? तो यह गुप्त वंश में आया था। इसकी बात की जाए तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। यह गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, यह गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान की बात की जाए कि इससे हमें क्या जानकारियां मिलती हैं इसके थ्रू, तो जब यह गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आया तो हमने इससे पहले जाना कि जो भी लेखक आ रहा है, विशेषकर जो भी राजा है, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सभी विशेषताओं को देखते हुए उन्हीं पर ये लिखता है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी? इससे हमें जो उस समय का जो भी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, राजनैतिक जानकारी प्राप्त होती है। यहां से हमें क्या प्राप्त होती हैं? यहाँ इससे प्राप्त होती हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जानकारियां इससे प्राप्त होती हैं। ये ध्यान रखेंगे। इसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या था? बौद्ध राज्यों का उदय। इसने एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का नाम क्या था? बौद्ध राज्यों का उदय। बुद्ध के बारे में विशेष करके इसमें चर्चा की गई है। तो बौद्ध राज्यों का उदय नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें इसने बताया वहां की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियां रही इसके बारे में। तो ये ध्यान रखेंगे। चीनी लेखकों में सबसे पहले फाहियान, जो चीनी यात्री था, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में यहाँ भारत आया था, तथा इसने यहाँ की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जो भी सिचुएशन थी वहां की, उसके बारे में इसका विवरण दिया। उसके बाद इसकी पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे, बौद्ध राज्यों का उदय। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आइए उसके बाद अगला हम देखते हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग।
अगला चीनी यात्री देखेंगे ह्वेन सांग। तो ह्वेन सांग की बात की जाए या किसके शासनकाल में आया था? ह्वेन सांग जो था यह हर्षवर्धन के काल में आया। हर्षवर्धन यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और इसने लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा, निवास किया। ह्वेन सांग लगभग कब आया? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और यह लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसकी पुस्तक का नाम क्या था इसका ध्यान रखेंगे। इसने एक पुस्तक लिखी थी CUC। इसने एक पुस्तक CUC नामक एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इसने क्या बताया? तो आप लॉजिक लगा सकते हैं क्या बताएगा। किसके शासनकाल में आया? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। तो हर्षवर्धन की जो भी व्यवस्था थी वहां की, कैसी व्यवस्था थी, तो उसके बारे में विवरण दिया। और इसने कई देशों में क्या किया? भ्रमण किया। तो इसने इसी पुस्तक में लगभग 138 देशों का विवरण दिया। अब इसकी इस पुस्तक में लगभग 138 देशों का विवरण मिलता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इसने क्या बताया? जो ये ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग ने जब भारत आया तो यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कहां है? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे पहले इसने क्या किया? एक छात्र के रूप में कार्य किया। पहले अध्ययन कार्य किया और उसके बाद इसने वहां पर एक अध्यापक के रूप में कार्य किया। तो कह सकते हैं कि इसने बताया, ह्वेनसांग ने, कि पहले इसने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया? वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं अध्यापन कार्य किया। और जब यह उस समय अध्यापन कार्य कर रहा था, मतलब छात्र के रूप में था, इसने बताया कि उस समय जो कुलपति थे, समकालीन कुलपति कौन थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था आचार्य शीलभद्र। नाम ध्यान रखेंगे। इसने क्या बताया कि उस समय समकालीन जो कुलपति थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था आचार्य शीलभद्र। तो ये इसमें पॉइंट को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए हम देखेंगे हमारा अगला जो रहा है वो इत्सिंग रहा है। उसके बाद अगला हमारा लेखक रहेगा इत्सिंग। कौन सा लेखक होगा? इत्सिंग। कुछ यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण लाइट आपकी धीमी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिनों से हवाएं काफी ज्यादा तेज चल रही हैं, जिस कारण लाइट की समस्या हो गई थी और उस कारण से भी वीडियो नहीं मिल पा रही थी आप लोगों को। तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर अचानक से लाइट कम हो गई, तो अभी हमने लाइन को ऑफ कर दिया और मेन सप्लाई इन्वर्टर पर दे दी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से क्या हो गया। तो आइए देखते हैं अगला हमारा लेखक कौन सा था। वो हमारा लेखक इत्सिंग था। यह जो है लगभग 7वीं सदी के अंत में आया। 7वीं सदी के अंत में आया था। इत्सिंग जो था ये लगभग 7वीं सदी के अंत में आया था। और यह जो इत्सिंग था यह एक चीनी यात्री के साथ साथ, चीनी यात्री तो था लेकिन उसके साथ साथ क्या था कि यह एक अनुवादक भी था। चीनी यात्री व अनुवादक भी था। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसमें चीनी यात्री था और प्लस अनुवादक भी था, इसमें ध्यान रखेंगे इसको। और इसमें क्या बताया, इससे जानकारी क्या मिलती है? अगर इत्सिंग की तो जानकारियों की अगर बात की जाए, इसमें हम जानकारी की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय, पहली बात तो उसमें समकालीन, उस समय का जो भारत की स्थिति थी, समकालीन भारत की जानकारी। और क्या मिलता है इससे?
नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी मिलती है, तथा एक विश्वविद्यालय का नाम और था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, इसमें ध्यान रखें कि यह लगभग 7वीं सदी के अंत में आया था और यह चीनी लेखक के साथ साथ एक अनुवादक भी था। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, तो समकालीन भारत, हमारा भारत कैसा रहा, वहां की स्थिति क्या रही, उसके बारे में जानकारी मिलती है, तथा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए आगे, हमने चीनी लेखकों में जान लिया जो इंपॉर्टेंस लेखक है जिसमें से क्वेश्चन की संभावना बनी रहती है या पूछे गए हैं। अब आइए हम बात करते हैं अरबी लेखकों के बारे में। जो लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार इसका, चीनी लेखक के बाद ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, पहले ले लें। आइए अब हम बात करते हैं अरबी लेखकों के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अरबी लेखक। अरबी लेखकों में हम दो ही बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। एक का तो नाम हो जाएगा अल बरूनी, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर तो नाम सुने होंगे या क्वेश्चंस में देखा गया होगा, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। तो अल बरूनी की बात की जाए, हम जानते हैं कि लगभग 712 एडी के आसपास से जब भारत में मुस्लिम आक्रमण होता है, और पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है, और उसके बाद लगातार भारत में आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण होते रहते हैं। तो जब भी कोई विदेशी आक्रमण करता है तो अपने साथ राइटर लेके आता है कि वहां के बारे में लिखेगा, कैसे युद्ध की प्रक्रियाएं अपनाई गई, क्या स्थिति रही वहां पर, तो वो राइटर वगैरह अपने साथ लाता है। तो उसी तरीके से भारत में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया लगभग, तो यहाँ अपने साथ इस शख्स को लेके आया था, अल बरूनी को, कि यहाँ की जो स्थिति होगी उसका विवरण लिखेगा। तो अल बरूनी किसके साथ आया था? कह सकते हैं महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ क्या भारत आया था। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ये किसके साथ आया था, तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और अगर बात की जाए अल बरूनी की, तो इसने एक पुस्तक लिखी थी, यहां पर जब भारत आया तो यहाँ पे जो भी स्थितियां रही, इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। क्या नाम था? किताब उल हिंद। इसी पुस्तक को कभी कभी तहकीक ए हिंद कह दिया जाता है, या कह सकते हैं तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, या कहीं कहीं कह दिया जा सकता है आपका भारत की खोज। क्या कह सकते हैं? भारत की खोज। तो जो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इसने जो पुस्तक लिखी किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद या भारत की खोज, इस पुस्तक में इसने क्या बताया, लगभग 1000 एडी के आसपास जब जैसे बताया गया कि महमूद गजनवी लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण करता है, तो इस पुस्तक में लगभग 700 एडी के आसपास जो भी आक्रमण हुए उनके बारे में बताया गया, महमूद गजनवी जो आक्रमण किया। और यहाँ पर जो भी राजा रहे, राजपूत राजा रहे, उन राजपूत राजाओं की जो आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में बताया। तो क्या कह सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं, अभी नाम चाहे नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले। इसने क्या बताया कि जो राजपूत राजा थे उनके बारे में इसने जानकारी दी। और जानकारी कैसी थी, आप समझ सकते हैं कि राजा के बारे में क्या जानकारी होगी, कि वहां की राजा का जो जहां पे राजा शासन करता है वहां के लोगों की क्या व्यवस्था, लोग कैसे रहते हैं, उनकी शासन व्यवस्था क्या है, उसके बारे में जानकारी देगा। लोगों की स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति, लोगों का जीवन यापन, जीवन निर्वाह कैसे चल रहा है, उसके बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देगा। और वहां की जो राजनीतिक क्या प्रणाली है, शासन करने की क्या नीतियां हैं वहां पर, राजनैतिक, तो इन सभी के बारे में ये जानकारी देता है।
तथा यहाँ पर इसने और भी कुछ जानकारियां दी, और जानकारियों में क्या बात की जाए, इसने तंत्र मंत्र, भारत में तंत्र मंत्र जो है इसके बारे में जानकारी दी। जो भी तंत्र मंत्र की सिचुएशन की बात की जाए, जो भी तंत्र मंत्र हैं उनके बारे में जानकारी दी। यहाँ के जो त्योहार मनाए जाते हैं, भारत के त्योहार के बारे में जानकारी दी। किसके बारे में? तंत्र मंत्र एवं त्योहार के बारे में जानकारी दी। तथा भारतीय धर्म, जो भी हमारा भारतीय धर्म है, भारतीय धर्म, इसके बारे में जानकारी दी। तो अलबरूनी में इतना ध्यान रखेंगे कि यह किसके साथ भारत आया, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इससे क्या, इसने किताब, इसकी पुस्तक का आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो अलबरूनी का ऑप्शन आएगा, और 2-3 लेखक और दिए जा सकते हैं। या अलबरूनी के द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया, तो ये दिया जा सकता है। 1-2 किताबें और दी जा सकती हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप फुल। आइए आगे देखते हैं हमारा जो अरबी लेखक में अगला लेखक है, जहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसमें हम देखेंगे इब्न बतूता। हमारा अगला लेखक कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता की बात की जाए तो यह भी एक अरबी लेखक था, अरबी यात्री था कह सकते हैं, क्योंकि अरबी यात्री। और यह कहां से आया था, तो यह मोरक्को से आया था। कहां से? मोरक्को से आया था। यह कहां से आया था? यह मोरक्को से आया था। तो जब यह मोरक्को से आता है और दिल्ली में सल्तनत में जब आता है, तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था, बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत में शासन की बात की जाए अगर, तो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उस समय शासन किसका था? उस समय शासन था मोहम्मद बिन तुगलक। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, और इसके कार्यों से प्रसन्न होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इस इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। दिल्ली सल्तनत का काजी का मतलब कह सकते हैं एक न्याय करने वाला व्यक्ति। तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अब जब ये कुछ लिखेगा, कोई लेख लिखेगा, क्योंकि यहां पर रहेगा तो कुछ तो लिखेगा ही, तो क्या लिखेगा, किसके बारे में लिखेगा? आज लॉजिक लगा सकते हैं। यह लिखेगा तुगलक वंश के बारे में। किसके बारे में लिखेगा? इसने एक पुस्तक लिखी, रेहला। रेहला क्या है इसकी? पुस्तक। और इस पुस्तक में क्या लिखा इसने? तुगलक वंश के बारे में लिखा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तथा दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा। क्या क्या? तुगलक वंश कह सकते हैं, तथा दिल्ली सल्तनत का विवरण दिया। मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह के बारे में इसने विवरण दिया। तो अगर बात की जाए, लॉजिक की बात की जाए यहां पर, तो जब हम देखेंगे कि जो भी लेखक आ रहा है वो जिसके शासन काल में आ रहा है, लगभग उसी के बारे में विवरण देता है। उसकी सामाजिक स्थिति कैसी रही, राजनीतिक स्थिति कैसी रही, तथा आर्थिक स्थिति कैसी रही, वहां पे धर्म कैसा है, वहां के लोग त्योहार कैसे मनाते हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, रहन सहन कैसा है। लगभग जितने भी लेखक आए सभी ने इसी तरीके के विवरण दिए हैं। तो हमने जो आज की वीडियोस में कंप्लीट किया विदेशी यात्रियों का विवरण, अब हम अगले दिन से बात करेंगे प्राचीन भारत का जो ऐतिहासिक विकास क्रम रहा उसके बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ पर जो भी विभिन्न प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं इतिहास को जानने के, उसका डिस्कस कर लिया है। तो जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो एक बार चाहे तो वीडियोस को देख सकते हैं। आप सभी लोग चैनल को इसी तरीके से लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहिए। फिलहाल प्रयास आपके लिए यही रहता है कि दिन प्रतिदिन वीडियोस अपलोड की जाए, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स अथवा कुछ स्वास्थ्य कारणों से प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे कि आप अभी लोगों ने देखा, अभी कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी यहाँ पर। तो उसी कारण से भले कभी कुछ हो जाए, अन्यथा लगभग प्रयास रहता है कि प्रतिदिन वीडियोस अपलोड होती रहें। और यही कोशिश रहती है कि जितना भी आपका कंटेंट दिया जाए वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक सॉलिड कंटेंट हो, जो एग्जाम में पूछा जाए
अथवा पूछा गया ही इससे पहले, उसी को देखते हुए आपको कंटेंट दिया जा रहा है। चाहे तो आप इस सीरीज वगैरह से पढ़ के आप मॉक टेस्ट उठा के देख लें, इससे क्वेश्चंस आपको कई सारे मिलेंगे। अभी जिस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे उसमें भी देखेंगे कई प्रकार के क्वेश्चन भी मैं बताता रहूँगा। और यूट्यूब इसी चैनल पर आपके कुछ मैंने क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं और आगे लगभग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। तो आप उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए, देखिए कि आपका क्या स्कोर जा रहा है, अब सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो विशेष करके कोई घबराने की बात नहीं, आराम से चलते रहेंगे और इसी तरह अपने पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर जल्दबाजी में करेंगे किसी काम को तो कुछ समय तक रहेगा। जैसे किसी पानी को अगर गर्म किया जाए, अगर पानी को गर्म किया जाए तो पानी देखेंगे कि धीरे धीरे गर्म होता है और लोहा जल्दी गर्म हो जाता है। तो जो चीज जल्दी गर्म होगी वो आपकी जल्दी ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर पानी की बात की जाए, पानी आपका आराम से गर्म होता है लेकिन वो ठंडा भी आराम से ही होता है। तो हम आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो भी क्वेश्चन आए उनको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या में सॉल्व कर सकें और सही तरीके से कर सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा। आप सभी लोग इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।